जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में गद्य और पद्य में अंतर पढ़े थे। कुछ लोगों ने नोट्स बनाने के उद्देश्य से बताया कि टॉपिक भी बताइए, तो मैं अभी आप लोगों को वह टॉपिक सेंड करूँगा ग्रुप में। तो उस टॉपिक से आप लोग अपना नोट्स भी बनाएंगे। जो टॉपिक है यूनिट 3 की टॉपिक है। जैसे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य ये कौन-कौन से हैं, तो इसको इसके पहले कक्षाओं में हम बताए हैं। जैसे कि यह पॉइंट है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। तो कौन-कौन से हैं, एक-एक पॉइंट इसका है। छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों को मुहावरे, लोकोक्तियों, सामाजिक पदों और पदों आदि की जानकारी देना, छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना, ये सारे उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इसके पूर्व बताया गया है, अगर आप लोगों को कहीं से कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वह आप लोग अतिशीघ्र तुरंत पूछ सकते हैं। और आप लोगों के टेस्ट भी होने हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस दिन रहेगा उस दिन आप लोगों के पास पेपर पहुंचेगा, टाइम टेबल आप लोगों के पास पहुंच ही गया होगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। टॉपिक मैं अभी सेंड करूंगा। तो छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों की सृजन शक्ति का विकास करना, ये गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर है गद्य और पद्य में अंतर, जो इसके पूर्व में हमने आप लोगों को बताया भी है। उसके बाद आता है उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं। उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं बल, लय, ध्वनि व्यवस्था, गति, विराम। ये सब उसके उच्चारण के प्रमुख तत्व होते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का उच्चारण के प्रमुख तत्व में, जैसे ध्वनि व्यवस्था क्या है, बल क्या है, लय क्या है, इसके पहले बताया जा चुका है। और यह मैं इसलिए रिवीजन, एक तरह से ये समझ लीजिए कि रिवीजन मैं करवा रहा हूँ कि क्योंकि ये टेस्ट में आप लोगों से पूछे जाएंगे। और अभी यह जो पॉइंट है, जितने पॉइंट हैं, यह सब आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। तो इससे आप लोग नोट तैयार करेंगे, नोट्स आप लोग अपना बनाएंगे और नोट्स को फिर हम लोगों को दिखलाएंगे भी। हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग भेजेंगे 1 हफ्ते बाद, चाहे जब। अगला टॉपिक आता है उच्चारण दोष के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं। उच्चारण दोष के प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं। हिंदी ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान का न होना, उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, शारीरिक विकार, परिवार में अशुद्ध उच्चारण, बलाघात में अपरिचित होना। तो ये सब जो है उच्चारण दोष के कारण है। जैसे परिवार में अशुद्ध उच्चारण, बहुत से लोग होते हैं जब परिवार में रहते हैं तो कुछ उच्चारण इस तरह से करते रहते हैं कि जिससे बालक भी उनके द्वारा किए गए उच्चारण को सुन करके समझता है और वही बोलने का प्रयास करता है, उसी तरह से वह भी बोलता है। इस तरह से कभी भी परिवार में भी उच्चारण गलत नहीं करना चाहिए जब छोटे-छोटे बच्चे हों। बलाघात से अपरिचित होना, हिंदी के वाक्य संरचना के समय बलाघात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किसी शब्द पर बल देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। किस शब्द पर बल दिया जाता है, यह महत्वपूर्ण। जैसे राम ने तुमको मारा, राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर
बल देने पर राम दंडनीय है, क्योंकि लोग कहते हैं राम ने तुमको मारा, यानी राम पर बल दिया जाता है। होने का ज्ञान है, तुमको पर बल देने पर ज्ञात होता है तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मार दिया। इस तरह अर्थ भेद हो जाता है। अर्थ का भेद आप जानते हैं कि राम ने तुमको मारा, कई ढंग से इसका अर्थ होगा कि राम ने तुमको मारा, यानी तुम इतने बलशाली हो, राम तुमको कैसे मार दिया। और फिर वहीं पर होता है कि राम तुमको मार दिया। जैसे जिस शब्द पर आप बल लगाएंगे तो वह अपने आप बलाघात का प्रयोग जब आप करेंगे जिस शब्द पर, उसका उच्चारण बदल जाता है। गति का ज्ञान न होना, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय समुचित मात्र समयाधिक न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते हैं। जैसे होता क्या है, मारो मत छोड़ो। अब यहां पर जब विराम चिन्ह होता है, कहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी होती है। मारो मत छोड़ो, यानी मारो मत, वहां तुरंत अल्प विराम लगेगा, अर्ध विराम, कुछ समय के लिए रुकते हैं। मारो मत छोड़ो, यानी मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। मारो मत के बाद अल्प विराम लगेगा, उसके बाद होगा छोड़ो। तो मारो मत छोड़ दो, यानी उसको मारिए मत, उसको छोड़ दीजिए। फिर वहीं पर आता है मारो। मारो के बाद अगर हम फिर अर्ध विराम लगा देते हैं कि मारो मत छोड़ो, तो यहीं पर फिर अर्थ में परिवर्तन हो जाता है कि मारिए, छोड़िए मत, उसको मारिए। तो यहां पर इस तरह से बलाघात का भी प्रयोग होता है कि मारो, बलाघात का प्रयोग हमने किया। छोड़ो मत, मत छोड़ो। तो ये इस तरह से यह हुआ। उपर्युक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में भिन्नता स्पष्ट है। इसके कहने पर लहजे का अर्थ निर्भर करता है, किस तरह से हम बोल रहे हैं। न और अवाक्य में मारो मत बोलने के बाद थोड़ा रुकने और फिर छोड़ो बोलने का अर्थ निकलता है कि कोई किसी से कहता है कि उसे मत मारो, बेचारे को छोड़ दो। भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप में किया जाए, इनके लिए त्रुटियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। जब पढ़ाया जाता है तो जब छात्र से उच्चारण करवाया जाता है तो उनके द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों को तत्काल तुरंत वहीं पर सुधार करवा देना चाहिए, जिससे छात्र जो है यह समझे कि हमने यहाँ पर त्रुटि की, ये त्रुटि मुझको नहीं करनी चाहिए, तो वहीं पर सुधार करवा देना चाहिए। उच्चारण संबंधी दोष एवं उनका निवारण, उच्चारण संबंधी दोष क्या होता है, उनका निवारण कैसे किया जाता है, यह भी इसमें सिर्फ पॉइंट 1 2 3 3 4 5 इस तरह से करके हैं। तो जो भी अभी पॉइंट, जितने पॉइंट हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये टॉपिक बहुत कम होते हैं, पॉइंट ज्यादा होता है। तो टॉपिक अभी जो है वह हम प्रेषित करेंगे और फिर इसके आगे भी हम प्रेषित करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करते रहिए, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप तुरंत पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।